हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में प्रॉमिस किया था कि मैं रीट की एक मैराथन में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस एक वीडियो में ज़रूर करवाऊंगी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कुछ टॉप 100 क्वेश्चंस को, जो भी मैंने कोशिश की है कि उसमें आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो सके। कहीं ना कहीं हर टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, ठीक है। और वैसे तो मुझे आज सीटेट पे वीडियोस बनानी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस, बट आप लोगों के साथ में एक प्रॉमिस था। तो सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम आ रहा है तो मुझे इसे पूरा करना ज़रूरी था, कमिटमेंट था मेरा ये, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी फीस जैसे कि मेरी हमेशा रहती है वो यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। देखिए, अगर मैं आपके सामने होती हूँ क्लास में तो आप क्या कहेंगे, आप मेरी प्रेज़ कर सकते हैं, मैम आपने अच्छा समझाया है, या आप क्लैप कर सकते हैं। बट यहाँ क्या है, यूट्यूब है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट है वीडियो पर, मैं देखती हूँ कि 60 लोगों ने वीडियो देखी है, 50 ने देखी है, 100 ने देखी है, 1000 ने देखी है, तो आप अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइक का बटन है, उसको प्रेस कीजिए कि हाँ हमें वीडियो पसंद आया है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपनी जो एक प्रेजेंस है वो एटलीस्ट आप शो कीजिए कि हाँ आपने वीडियो देखा है, और उसके साथ लाइक करने में तो किसी का कुछ नहीं जाता, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। तो लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। चलिए, अ लैंग्वेज हैज़ टू बी, लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है कि लैंग्वेज फोनेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, या फिर सिस्टमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। तो देखिए, लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो ये चारों ही पॉइंट्स जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन की तरफ हमें बढ़ना होता है, और वो क्या है आपका कि लैंग्वेज जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं, अगर हम उसका व्याकरण ही ठीक से नहीं बोलते हैं तो क्या होगा, शब्दों के मीनिंग बदल जाते हैं, ठीक है। एक कॉमा, एक फुल स्टॉप तक अगर आप ठीक से नहीं लगाते हैं, अगर ठीक से उतार चढ़ाव नहीं बोलते हैं, या फिर आप एक सही टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या होगा, शब्दों के मतलब बदल जाते हैं, सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लैंग्वेज ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। फ्लैश कार्ड्स आर यूजफुल टाइप ऑफ, फ्लैश कार्ड्स जो हैं जिनसे हम बच्चों को सिखाते हैं किसी भी टॉपिक को, वो किस तरीके का आपका एक वो है, एड है, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल है आपका, ऑडियो है, विजुअल एड है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो देखिए, ऑडियो तो कहीं होता नहीं है फ्लैश कार्ड में, ठीक है, तो ये दोनों ही कट हो जाते हैं हमारा। वो क्या है, आपकी विजुअल एड है, जिसको कि देख करके बच्चे सीखते हैं, ठीक है। कम से कम टाइम लेने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ये सब टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, बट ये रिवीजन है एक आपकी, जो क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारा एक फ्लैशबैक में लेकर के जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश शुड पोजेसेस, ठीक है। एक गुड टेक्स्ट बुक, अगर अच्छी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, तो उसमें क्या होना चाहिए, रीडिंग मटेरियल होना चाहिए, कल्चरल कंटेंट होना चाहिए, पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक बात है, अगर एक अच्छी टेक्स्ट बुक है तो उसमें रीडिंग मटेरियल भी होना चाहिए, कल्चरल कंटेंट भी होना चाहिए। आप जानते हैं इस बुक्स में अगर हम कल्चरल कंटेंट देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जान पाते हैं, और पिक्चर्स और इलस्ट्रेशन तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, क्या है, रेमेडियल स्टोरीज, सॉरी रीडिंग स्टोरीज, यानी कि स्टोरीज को रीड करना, नॉवेल्स को रीड करना, कॉमिक्स को रीड करना, एंड कार्टून फैसिलिटेट डैश रीडिंग। ये इस तरीके की चीज़ें पढ़ना जो है वो किस रीडिंग को फैसिलिटेट करती है, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव, या फिर एक्सटेंसिव। तो देखिए, हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ प्लेजर के लिए पढ़ते हो, ये सारी चीज़ों से कोई ज्ञान लेने के लिए तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कार्टून्स पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम प्लेजर के लिए, टाइम पास के लिए इनको पढ़ते हैं, तो इसको हमेशा एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है, जब भी आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। और जब भी आप किसी भी चीज़ को एक अच्छा खासा उसमें से एक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पढ़ते हैं, जैसे क्लासरूम में आपने मैम ने अगर आपको एक पैराग्राफ दे दिया, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए दे दिया और कहा कि इसको अच्छे से पढ़ो, और फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इंटेंसिवली उसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे उसको, उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासरूम में ज़्यादातर आपकी इंटेंसिव रीडिंग होती है, ठीक है। आउट ऑफ क्लासरूम क्या होती है, आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। साइलेंट और लाउड तो आप जानते हैं, लाउड मतलब जोर से पढ़ना, साइलेंट मतलब मन मन में पढ़ना, वो यहाँ पे कोई ऑप्शन बनता नहीं है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग आपका होगा। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। इट इज़ ऑफ ग्रेट यूटिलिटी इन टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड इंटोनेशन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो एक उपकरण है जिसको कि हम इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए, एक्सेंट को ठीक करने के लिए और इंटोनेशन को ठीक करने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बच्चे को या बड़े को, ठीक है। तो एपिडियोस्कोप होता है, फिल्म्स होता है, लिंगुआ फोन होता है, या फिर रेडियो होता है। तो देखिए, एक इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अच्छा रहता है वो रहता है आपका लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन क्या होता है, उसको आप एक तरीके का क्या है वो
एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर क्या करते हैं, आप सुनने के लिए देते हैं, पहले जो भी मटेरियल आपको सिखाना होता है उसको, उस भाषा को सुनने के लिए दिया जाता है, उसको ध्यान से सुनता है, उसके बाद में आप उसको बोलते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, फिर सुनाया जाता है, इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, आप एक्सेंट को समझ पाते हैं, इंटोनेशन कहाँ उतार चढ़ाव आना है आपकी आवाज़ में वो समझ पाते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो है ऑप्शंस जो है वो इसमें सही नहीं बैठते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पे अगर हम बढ़ते हैं, टू कवर ऑल कोर्स इन मिनिमम टाइम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। ठीक है, अगर आपको एक कोर्स को कवर करना है मिनिमम टाइम पे तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जब भी हम किसी भी उसको कोर्स को मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना है तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की। जैसे आपका सीटेट का पेपर, अब देखो आप दुनिया भर का पढ़ोगे, ठीक है, या रीट का पेपर आप दुनिया भर का पढ़ोगे, लेकिन 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपकी सारी पढ़ाई को सम अप कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका इवैल्यूएशन करने के लिए 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी हैं। आपसे कोई ऐसे नहीं लिखवाया जाएगा, कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं लिखवाए जाएंगे आपसे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और आपको वहाँ पर आपको इवैल्यूएट कर लिया जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। यूनिट टेस्ट जो है वो किस तरीके का आपका इवैल्यूएशन है। ठीक है, इफेक्टिव इवैल्यूएशन है, समेटिव है, फॉर्मेटिव है या नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। तो देखो, यूनिट टेस्ट का मतलब क्या है, किसी भी टेस्ट की एक इकाई, जो कि आपके साल भर में कई होते हैं यूनिट टेस्ट तो आपके, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव क्या होता है, जो आपका ईयर एंड में लिया जाता है, सेशन के एंड होने पे लिया जाता है, उसको हम समेटिव कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव क्या होता है, जो आपका या तो साथ साथ पढ़ने के साथ साथ लिया जाता है आपका, या फिर एक यूनिट के खत्म होने के बाद लिया जाता है। ठीक है, कई बार लिया जाता है जो कि आपका, तो वो आपका फॉर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट है, ऑरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आर इंटेंडेड टू टेस्ट। ऑरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर इंटेंडेड टू टेस्ट। ठीक है, ऑरल टेस्ट अगर आपका लिया जाता है तो वो किस लिए लिया जाता है, रीडिंग के लिए, कॉम्प्रीहेंशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक बात है, ऑरल टेस्ट अगर एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा तो देखा जाता है कि आप किस तरीके से रीड करते हैं, कॉम्प्रीहेंड कितना अच्छे से कर पाते हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ऑरल टेस्ट में आ जाती है। जैसे कि बच्चे से अगर हम ऑरल क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें पता चलता है ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। ग्रामर जो है वो किस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशंस दे देने चाहिए आपको, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करवानी चाहिए, आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, या फिर मेकिंग लर्नर डू रिटन असाइनमेंट्स। देखो, ये सारे ही नेगेटिव वर्ड्स है कि आप रूल रटवा दो, रिटन असाइनमेंट करवा दो, या उसको क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दो। यहाँ क्या है, ग्रामर को अगर आपको सिखाना है तो उसको आपको कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करवानी चाहिए। जैसे कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है आपका, उसी में ही आपको ग्रामेटिकल जो वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है, बच्चे को सिखाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करके सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्सोनेंट साउंड्स आर। सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको पता है टोटल जो होते हैं वो 44 साउंड होते हैं, जिसमें कि 20 आपके वोवल्स होते हैं और कितना रहता है, 24 आपका कॉन्सोनेंट रहता है। इन 20 में से भी फिर 12 और 8 का वो रहता है आपका। ठीक है, इसमें क्या है, 12 आपके डिप्थोंग्स होते हैं, 8 आपके क्या रहते हैं, प्योर वोवल रहते हैं, कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जिसमें से एक क्वेश्चन आपका फ्री का रह जाता है हमेशा, मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। यहाँ पे इंग्लिश टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, इनमें से एक है जो नहीं है, तो वो बताना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो अभी तक आप लोगों ने इतना सिलेबस पढ़ लिया होगा कि आपको टीचिंग प्रिंसिपल्स आते होंगे। ठीक है, तो पर्पस का भी रहता है, नेचुरल प्रोसेस का भी रहता है, सिलेक्शन का भी रहता है, बट अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर, कि आपको आपके कल्चर से दूर कर देना, ये कोई भी तरीके का प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, द क्राइटेरिया टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड। देखो, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए कोई भी पर्टिकुलर मतलब एक क्राइटेरिया चूज करना, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल जो होते हैं ना, उससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके रीट में। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो इसमें क्या रहेगा आपका, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। भाई आपको सिलेक्ट करना है, एक मटेरियल को सिलेक्ट करना है कि पर्टिकुलर इस क्लास के लिए ये क्राइटेरिया रहेगा कोर्स का। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, मटेरियल को जब आपके सिलेक्ट करने की बात आती है, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बच्चे की मेंटल एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू क्लास, ठीक है, उसको कहते हैं हम सिलेक्शन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अल्फाबेटिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, अल्फाबेटिक मेथड जो होता है उसको और क्या कहा जाता है? सिलेबिक मेथड कहते हैं, वर्ड मेथड कहते हैं, स्पेलिंग मेथड कहते हैं या फिर फ्रेज मेथड कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है अल्फाबेटिक मेथड को हमेशा स्पेलिंग मेथड भी कहा जाता है। अल्फाबेट्स के एक सेट ऑफ पैटर्न जो होता है अल्फाबेट्स का, वो स्पेलिंग कहलाता है आपका, तो इसको हम स्पेलिंग मेथड भी कह देते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द समेटिव असेसमेंट, ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन, सॉरी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका समेटिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन का, प्रोवाइड द टीचर विद कंटिन्यूअस एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो देखिए, जब भी आपका कंटिन्यूअस फीडबैक की बात आएगी वो कभी भी समेटिव नहीं होगा। कंटिन्यूअस अगर फीडबैक दिया जाता है क्लास के तुरंत बाद में या एक हफ्ते बाद में यूनिट टेस्ट लेकर के, कंटिन्यूअस फीडबैक जब भी होता है तो वो हमेशा फॉर्मेटिव में आता है। फोकस ऑन मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये भी नहीं हो सकता। ऑन गोइंग ऑफ सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंट एट द एंड ऑफ द सेशन, लेकिन यहाँ पे क्या एंड ऑफ द सेशन तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन गोइंग ऑफ सिस्टमेटिक असेसमेंट, यानी कि ऑन गोइंग, चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका? टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन। हमेशा याद रखना, समेटिव इवैल्यूएशन हमेशा कब होगा? एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द सेशन, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मतलब कि सबसे लास्ट में जो होता है ना आपका, वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। समअप कर देना, सबमिट कर देना, इन सब चीज़ों से आप याद रखना, ठीक है। तो डी आपका आंसर रहेगा। इन कम्युनिकेटिव टीचिंग, टीचर प्रमोट कम्युनिकेशन बाय, कम्युनिकेटिंग जो टीचिंग होती है उसमें बच्चे को किस तरीके से टीचर जो होता है वो प्रमोट करता है उसकी कम्युनिकेशन को, ठीक है। क्रिएटिंग अ सिचुएशन, बाउंडिंग ऑफ अल्फाबेट, क्रिएटिंग नर्वसनेस या फिर टीचर्स टॉक। देखो, टीचर्स की टॉक से बच्चा नहीं सीखेगा, नर्वसनेस से तो बिल्कुल नहीं सीख सकता। और अल्फाबेट्स उसको कितना मर्जी सिखा दो, लेकिन टीचर क्या करेगा? एक सिचुएशन क्रिएट करेगा। एक CLT का भी ये एक तरीके का ये मतलब एक रूल है कि टीचर क्या करेगा? एक फैसिलिटेटर की तरह सिचुएशन क्रिएट करेगा और बच्चा उस सिचुएशन में खुद बोलेगा, तभी वो कम्युनिकेशन करना सीखेगा। तो टीचर का काम क्या है? उसको सिचुएशन देना कि भाई लो, तुम्हारे सामने ये सिचुएशन है और तुम बोलो, उसको बोलने के अवसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 आपका, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर टू। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो होती है, भाषा की जो एक कॉम्पिटेंस होती है, वो क्या होती है? ये पूछा गया आपसे। कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर की नॉलेज होना, वोकैबुलरी की नॉलेज होना, कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज या फिर कम्युनिकेशन नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो बिल्कुल ठीक बात है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आपकी होती है जब आपको दोनों चीज़ों की नॉलेज हो, ग्रामर की भी नॉलेज हो और वोकैबुलरी की भी नॉलेज हो। दोनों चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब आपकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। द चैलेंज ऑफ एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट रेफर टू। देखिए, ये जो एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब जो हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उनको सीख जाना है, उनको बिना किसी एफर्ट के सीख जाना। जैसे भाषा को हम एक्वायर करते हैं, जो हमारे आसपास में भाषा बोली जाती है, बच्चा उसको सीख जाता है। तो उसके लिए पूछा गया कि चैलेंज क्या है, ठीक है। लर्नर्स लर्निंग ऑफ लिटरेचर, क्या ये चैलेंज है? पॉल्यूशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या ये चैलेंज है? पुअर स्टडी मटेरियल है हमारा, क्या ये चैलेंज है? या फिर लिमिटेशन ऑफ लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन क्लासरूम। बिल्कुल ठीक बात है, सबसे बड़ा चैलेंज एक्विजिशन का, हम इंग्लिश को क्यों नहीं एक्वायर कर पाते? जब हमारे आसपास में हिंदी बोली जा रही है हम उसको एक्वायर कर लेते हैं, जो भी भाषा हमारे सामने बोली जाती है घर में हम उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो इंग्लिश क्यों नहीं एक्वायर होती? क्यों हमें सीखनी पड़ती है, लर्निंग क्यों करनी पड़ती है? क्यों? क्योंकि इंग्लिश की जो लर्निंग है वो बहुत ही लिमिटेशन है उसकी, कि वो सिर्फ क्लासरूम में हमें सिखाई जाती है, हमें आसपास में एनवायरनमेंट में वो हमें मिलती नहीं है, इसलिए हम उसको एक्वायर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वन ऑफ द मेन बैरियर टू लिसनिंग स्किल इज, लिसनिंग स्किल का सबसे मेन जो बैरियर है वो क्या होता है, ठीक है। बैरिगेट्स ऑफ क्लास, टाइम एंड डिस्टेंस, लर्नर्स प्रेजुडिस या फिर अनस्केच्ड ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं आपकी, मेन जो बैरियर होता है ना वो क्या होता है? लर्नर का प्रीजुडिसाइज होता है। इसमें क्या होता है? प्रीजुडिसाइज का मतलब क्या होता है कि लर्नर का एक तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर के एक परसेप्शन अगर बना रखा है ना, तो आप कुछ भी सुनेंगे उस पर यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई भी धारणा बना रखी है पहले से, कोई भी एक मिथ्या वो बना रखा है आपने अपने माइंड में किसी चीज़ को लेकर के,
तो सबसे बड़ा बैरियर आपके लिसनिंग में यही होगा कि आप जो मर्जी सुन लेंगे लेकिन उस पर आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में उसका एक और परसेप्शन बना हुआ है। तो सबसे बड़ा बैरियर होता है। बाकी बैरियर्स जो है ना उनको तो फिर भी मतलब एक बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है लेकिन आपने उसके बारे में पहले से ही अपनी एक पूर्व धारणा बना रखी है, तो आप उसको सुन तो लेंगे लेकिन फिर भी आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फटाफट से। द लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन हैंडराइटिंग इज कॉल्ड। तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, एकदम सीधा सिंपल आंसर है। ठीक है, क्या रहेगा? डिस्ग्राफिया आपका। अगर आपको मैथ्स में डिफिकल्टी आती है तो डिस्कैल्कुलिया। ठीक है, अगर आपको रीडिंग में डिफिकल्टी आती है तो आपका डिसलेक्सिया होगा। और बच्चा अगर एक ही बिहेवियर को रिपीट करता है बार बार और टिक करके बैठ नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो वो आपका हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। और जहाँ पर लिखने की बात आ जाती है तो आप ग्राफ से याद रखेंगे, डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, बहुत इजी और बहुत ही फ्री का नंबर होता है ये। स्किल्ड रीडिंग इज, स्किल्ड रीडिंग होता है जो, यानी कि रीडिंग जो स्किल्ड होती है वो क्या होती है? डेलिब्रेट होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, प्रोग्रेसिव होती है, इमेजिनेटिव होती है। तो ये स्किल्ड रीडिंग आपकी क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव टाइप की होती है। ठीक है, रीडर जो होता है वो आपका कंस्ट्रक्शन करता है एक टेक्स्ट का और उसके मीनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20th नंबर क्वेश्चन, जो कि आपसे क्या कहता है? अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली। एक टीचर ने क्लास 5th के बच्चे को कहा कि आप टेक्स्ट को पढ़ो। देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि वो बाद में उनसे कॉन्टेक्स्ट में आंसर पूछेगी, मतलब क्वेश्चंस पूछेगी, तो आपको अच्छे से पढ़ना है टेक्स्ट को। इन दिस प्रोसेस शी इज़ एंकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, किस चीज़ के लिए एंकरेज कर रही है वो बच्चों को? एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए, इंटेंसिव रीडिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए, स्किमिंग के लिए। तो देखो, एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए अभी भी मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें प्लेजर के लिए पढ़ी जाती हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, और ज़्यादातर ये क्लास के बाहर की रीडिंग मानते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्योंकि क्लास में कुछ भी चीज़ें आपको मतलब ज़्यादातर मज़े के लिए पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग या फिर स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या होती है? एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब आपको निकालनी होती है पूरे पैराग्राफ में से, किसी भी चीज़ में से। ठीक है, और स्कीमिंग क्या होती है? जब आप किसी भी चीज़ का एक जीस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो नहीं सकते तीनों। अब हमारा आंसर क्या रहेगा? इंटेंसिव रीडिंग। जब भी मैंने आपको कहा था कि जब भी आप किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि हाँ उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर उससे आपको एक नॉलेज लेनी है, तो आप उसको इंटेंसिव तरीके से पढ़ते हैं, और क्लासरूम के अंदर ज़्यादातर इंटेंसिव रीडिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी आपकी होती है, कई बार आपने सुना होगा, तो क्या होती है? साइंस ऑफ पेडागोजी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वर्ड, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, या फिर साइंस ऑफ नोइंग द ऑरिजिन ऑफ वर्ड। बिल्कुल ठीक बात है। इटिमोलॉजी क्या होती है? किसी भी वर्ड का ऑरिजिन का जो विज्ञान होता है उसको हम कहते हैं साइंस ऑफ नोइंग द ऑरिजिन ऑफ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसे आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि साइकी प्लस लोगोज होता है, ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड है। कोई और पढ़ते होंगे कि ये आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया वर्ड है। ठीक है, तो वो क्या होगी? वो सब क्या चीज़ है? वो उनका ऑरिजिन है, कि वो उस भाषा से उनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो वो होती है आपकी इटिमोलॉजी। 22 क्या है? द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो होता है वो किसको कहा जाता है, ये पूछा गया है। कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन, जो फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने के लिए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम हिंदी सीख रहे हैं, लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीख रहे हैं, या फिर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू द स्कूल। बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट लर्नर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर उनको कहते हैं जो अपनी फैमिली में से पहली बार स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी मम्मी पढ़ी लिखी ना हो, पापा पढ़े लिखे ना हो, या फिर मतलब एक पर्टिकुलर क्लास तक पढ़े लिखे हों, तो वो एक पहला बच्चा है जो कि स्कूल में एडमिशन जिसने लिया है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर। ठीक है, चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग, क्या होना चाहिए? बच्चे किस तरीके से बेस्ट लैंग्वेज को सीख सकते हैं? एक अच्छी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, एक अच्छा लैंग्वेज का टीचर होना चाहिए, प्रोफेशनल टीचर होना चाहिए, इनहैबिशन होनी चाहिए, या फिर मोटिवेशन होना चाहिए। तो देखिए, अच्छी टेक्स्ट बुक भी ठीक बात है, प्रोफेशनल टीचर भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, बट विदाउट मोटिवेशन कोई भी बच्चा जो है वो लैंग्वेज को नहीं सीख सकता। बेस्ट अगर लर्न को सीखने की बात है तो सबसे पहली एक प्री रिक्वेस्ट होती है, यानी कि पहली शर्त होती है मोटिवेशन। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो जितनी मर्जी अच्छी बुक दे दो उसको, जितना मर्जी अच्छा टीचर ला के दे दो उसको, वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त होती है ये। अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, एक पैराग्राफ राइटिंग, अच्छी पैराग्राफ राइटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, आइडियाज़, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, या फिर फ्लोरी लैंग्वेज, या फिर लेजिबल। तो देखिए, एक अच्छा पैराग्राफ राइटिंग उसको कहते हैं जिसके अंदर आइडियाज़ हों, एक प्रेजेंटेशन हो बहुत अच्छा, मतलब आइडियाज़ तो है लेकिन कीड़े मार रखे हैं बिल्कुल ही, तो वो अच्छी नहीं लगेगी।
कब होगी वो अच्छी? जब अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया हुआ होगा और एक कोहेरेंस होगा, यानी कि एक स्पष्ट भाषा होगी उसकी बिल्कुल ही, तो वो आपकी गुड पैराग्राफ राइटिंग में आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल? अगर बच्चे की रीडिंग स्किल को आपको ठीक करना है तो प्राइमरी लेवल पे आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, बच्चे के अंदर जो उसने पढ़ा है उसको समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, सिर्फ करेक्ट ऑर्डर पता होने चाहिए, या फिर रीड वर्ड्स करेक्टली, सिर्फ और सिर्फ रीड कर ले वो वर्ड्स को करेक्टली, या फिर वो फ्रेजेस को करेक्टली रीड कर ले। तो देखिए प्राइमरी लेवल पर अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चा जिस चीज़ को पढ़ रहा है ना उसको उसका मतलब समझ में आ जाए, वो उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए। ठीक है, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, जो उसने पढ़ा है उसको समझ पाए, ये सबसे पहली बात होती है प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेजेस, जब भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक डेलिबरेट यानी अपने मन से और कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है, आपको जानबूझ करके एक एफर्ट करना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कहते हैं, हॉर्न कहते हैं, ब्रश्ड अप कहते हैं, लर्न कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? लर्न कहते हैं। एक्वायर हम कब करते हैं? जब हमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता है, जब हम सब कॉन्शियसली लैंग्वेज को सीख जाते हैं। ठीक है, हमें मतलब एक टारगेट नहीं होता कि हमें सीखना है, बस हमारे आसपास में होती है और हम सीख जाते हैं। जब हम एफर्ट करते हैं तो हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं। ठीक है, लर्निंग और एक्विजिशन से क्वेश्चन है आपका ये। डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज पर्टेन्स टू, डेकोरम क्या होता है? अगर बात किया जाए कि लैंग्वेज का डेकोरम क्या होता है तो क्या कहेंगे? एप्रोप्रिएट गेस्चर, करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेस, या फिर वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस, या फिर क्लैरिटी और प्योरिटी ऑफ स्टाइल। बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक है, बट अगर सबसे ज़्यादा एक चीज़ हम जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें तो वो होता है एप्रोप्रिएट गेस्चर। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को बोल रहे हैं तो उसका सजावट, डेकोरम क्या होती है, उसकी एक सुंदरता क्या है कि आप प्रॉपर एक अच्छे गेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आपको कितनी ही प्यारी बात बोल रही हूँ लेकिन मेरी ऐसे आईब्रो सिकड़ी हुई है और मैं मतलब उंगली दिखा करके बात कर रही हूँ, या मेरा गेस्चर कुछ एटीट्यूड वाला है, तो क्या होगा? आपको वो बात उतनी प्यारी नहीं लगेगी। ठीक है, तो गेस्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को पढ़ाते टाइम आपका स्माइलिंग फेस है, आप एक्ट करके दिखा रहे हैं बच्चों को बहुत ही एक्टिवली, तो वो क्या है? एप्रोप्रिएट गेस्चर आपका डेकोरम होता है किसी भी लैंग्वेज को स्पोकन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मुझे 2 पार्ट में करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बहुत कम समझा करके चल रही हूँ, पर फिर भी मैं समझाए बिना रह नहीं सकती। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो 2 पार्ट्स में मुझे डालनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं एक में डाल दूंगी। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल्स आर, रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी होती है? देखो भाई, LS और RW 4 स्किल होती है, 2 आपकी प्रोडक्टिव होती है, 2 रिसेप्टिव होती हैं। ठीक है, राइटिंग इन रेंज ऑफ स्टाइल, राइटिंग की तो बात ही नहीं हो सकती रिसेप्टिव स्किल में। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली। ठीक है, या फिर लिसनिंग एंड सेल्फ करेक्ट वाइल यूजिंग लैंग्वेज, बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट वाइज ड्यूरिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पकड़नी है कि लिसनिंग की बात यहाँ पे हो रही है, और लिसनिंग क्या है? आपकी रिसेप्टिव स्किल है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लिसनिंग आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है। देखिए, एक आपका LS और RW होता है, तो देखिए लिसनिंग क्या होगी? आपकी रिसेप्टिव स्किल होगी, रीडिंग भी आपकी रिसेप्टिव स्किल होगी, क्योंकि सुन करके और पढ़ करके आप रिसीव करते हैं। ठीक है, बट स्पीकिंग और राइटिंग दोनों आपकी प्रोडक्टिव स्किल होगी। बोल करके मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, राइट करके, लिख कर भी आप प्रोड्यूस करते हैं अपने कंटेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। लर्निंग ए लैंग्वेज इज अ, लैंग्वेज को लर्न करना क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस है, या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है? तो देखो, लर्न करना किसी भी लैंग्वेज को एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट हो जाएगा, आप रात को सोए सुबह उठे तो पूरी लैंग्वेज आपके अंदर आ गई, है ना? तो क्या होगा? ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि आप धीरे धीरे मतलब सीखते हैं भाषा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं फटाफट से। ग्रामर शुड बी टॉट बाय, ग्रामर को जो है वो किस तरीके से सीखना चाहिए? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी मुझसे गलती से। इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करके सीखना चाहिए। अब ये आ गया, स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नॉन एज, अगर हम मीनिंग की स्टडी करते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो उसको क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं, सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजी या लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो देखो सिंटेक्स नहीं होगा, क्योंकि सिंटेक्स क्या होता है? लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम सिंटेक्स में, कि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, भाषा का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करते हैं। मीनिंग की जब भी बात की जाएगी स्टडी की, तो इसमें हम क्या कहते हैं? सिमेंटिक को बात करते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसके लिए, सिमेंटिक में ही आपका मीनिंग बनता है, MEAN तक बन जाता है आपका। ठीक है,
MEAN, ठीक है। तो इससे आप याद रखना कि सिमेंटिक में हमेशा मीनिंग की बात की जा रही है। 32 द बेस्ट वे टू डेवलप अ चाइल्ड्स वोकेबलरी एट इनिशियल स्टेजेज। अगर बच्चे की इनिशियल स्टेज पे वोकेबलरी को डेवलप करना है तो हमें क्या करना चाहिए? लीव द चाइल्ड अलॉन विद स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक दे दो उसके हाथ में और छोड़ दो उसको, भैया खुद ही सीख जा तू है। मेक हिम गो टू स्कूल एट वेरी यंग एज, भाई वो 1 साल का भी नहीं हुआ उससे पहले आप उसको स्कूल भेज दो, ठीक है। इंगेजिंग इन टॉक विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट लाउड, शो द चाइल्ड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन टीवी पे उसको प्रोग्राम दिखा दो। ना जी कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आपको इंगेज होना पड़ेगा बच्चे के साथ में बातचीत करने में, और बच्चे के साथ में पढ़ते हैं जब तो आपको लाउडली पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि बच्चा उससे क्या है लैंग्वेज को सीख जाएगा, ठीक है। फिर आता है डैश इज प्री रिक्वेस्टेड टू लर्निंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बताया था लर्निंग इंग्लिश की एक प्री रिक्वेस्ट क्या होती है आपकी, जो सबसे पहली शर्त होती है, ठीक है। नॉलेज ऑफ ग्रामर, मोटिवेशन, रीडिंग स्टोरीज या फिर क्रैमिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। तो क्या रहेगा आपका? मोटिवेशन सबसे पहली शर्त रहती है आपकी लैंग्वेज को या फिर किसी भी भाषा को सीखने की, ठीक है। अ गुड टीचर इज वन हु, एक गुड टीचर कौन सा होता है? गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है। गिव देम यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल या फिर गिव प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट। देखो नोट्स, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल सब ठीक बात है, बट सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो आपको सीखने की भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ दे, ठीक है। आपको सिचुएशंस दे सीखने के लिए, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे, ठीक है। आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स, ठीक है। अगर एक स्टोरी पढ़ने के बाद में लर्नर्स को ये कहा जाता है कि आपको इसका एंड जो है वो चेंज कर देना है, तो इससे क्या होगा? अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, क्या ग्रामर को अच्छे से सीखेंगे। डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंसेस स्किल या फिर इवेल्युएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, टीचर की ओरिजिनलिटी को नापेंगे आप, या फिर बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। बिल्कुल ठीक बात है, जब आप एक स्टोरी अपने बच्चे को बताइए और आप कहेंगे आप इसका एंड अपने हिसाब से चेंज कर दो, तो बच्चा क्या करेगा? इमेजिन करेगा, सोचेगा, और उसकी इमेजिनेटिव को और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में आप उसकी मदद करेंगे, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, क्या होता है? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, या फिर स्पोकन इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, या फिर स्कोरिंग गुड मार्क्स, या फिर नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। तो देखो इनमें से कुछ भी नहीं होता है। प्राइमरी लेवल पे यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, आप डिफरेंट सिचुएशंस में इंग्लिश को यूज कर सकें, ये आपका मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है। व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस, इट इज कॉल्ड, क्या रहता है? जब वो बिना प्रैक्टिस के, बिना कोई एफर्ट के सीख जाता है तो क्या होता है? लैंग्वेज जनरलाइजेशन, अडेप्टेशन, लर्निंग या फिर एक्विजिशन। ना जी, लर्निंग तो हम एफर्ट के साथ सीखते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा? लर्निंग एक्विजिशन। लैंग्वेज को लर्न कर लेना बिना एफर्ट के, बिना प्रैक्टिस के, तो लैंग्वेज एक्विजिशन होगा, ठीक है। एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर, एक्टिव वोकेबलरी किसको कहा जाता है? यूज्ड फ्रीक्वेंटली, फोनोलॉजिकल लेक्सिकल, या फिर यूज्ड ओकेशनली, या फिर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। देखो एक्टिव वोकेबलरी हमेशा होगी जो फ्रीक्वेंटली हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, कैट, बैट, मैड, ये सब वर्ड्स हो गए, ठीक है। और जिन वर्ड्स को हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं, हमें आते तो हैं, वो होते हैं आपकी पैसिव वोकेबलरी, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज अ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो लिंक लैंग्वेज है, ऑफिशियल है, विंडो है, या फिर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है आपकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी जो इंग्लिश है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका, देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। विच इज़ अ लेक्सिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड जो है वो क्या होता है? जिसका अपना एक मीनिंग होता है। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा है? इज है, लव है, माइट है, या द है? तो देखो सिर्फ एक लव ऐसा वर्ड है जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है, तो उसी को लेक्सिकल वर्ड कहा जाता है जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न्ड विद, ये आपका बहुत पूछा जाता है, CLT से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। टीचिंग ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर थ्रू रूल ऑफ स्पेलिंग एंड लैंग्वेज, टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर फॉर राइटिंग टेस्ट, या फिर एनहांसिंग रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या फिर इंटरप्रेटिंग ग्रामर रूल टू सूट द ऑडियंस। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? जिसमें कि चारों भाषाओं को इन्हेंस करने की बात की जा रही है, ठीक है। LSRW दोनों रिसेप्टिव, प्रोडक्टिव स्किल दोनों ही जो चारों जो है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में आपकी इन्हेंस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 42 लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट, किस तरीके से सिखाई जानी चाहिए?
इंटीग्रेटेड मेथड से, इमिटेशन से, आइसोलेशन में, या फिर क्लियर एक्सप्लेनेशन से। देखो आइसोलेशन में तो कुछ सीख ही नहीं सकता इंसान, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं, इमिटेशन भी नहीं, एक इंटीग्रेटेड मेथड से सिखाई जानी चाहिए। जैसे हम इसका एक सीक्वेंस बताते हैं कि LSRW, ठीक है। तो हर लैंग्वेज जो है एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लैंग्वेज की स्किल जो है, तो उनको इंटीग्रेटेड मेथड से सिखाया जाना चाहिए। व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन दे विल, जब बच्चों को कहा जाता है उनकी स्पेलिंग और पंक्चुएशन ठीक करने को, तो क्या आप इम्प्रूव कर रहे हैं? शार्पन देयर लिसनिंग स्किल, या फिर नर्चर देयर क्रिएटिविटी, या फिर इन्हेंस देयर फ्लुएंसी, या फिर इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। देखो हमेशा याद रखना, जब भी स्पेलिंग और पंक्चुएशन की बात आती है तो आप एक्यूरेसी पे बात करते हैं। जब भी कोई सेंटेंस आप देखते हैं जिसमें आपके लिए स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे कि सेंटेंस कितना एक्यूरेट है। लेकिन जब भी बात आती है स्पीकिंग के बारे में, तब आप फ्लुएंसी के साथ जाएंगे। जब बोलने की बात आती है तो हम फ्लुएंसी देखते हैं, जब आपकी स्पेलिंग की बात आती है तो हम एक्यूरेसी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विद। प्रिडिक्शन जो है वो किसकी सब स्किल है? नोट मेकिंग की, समराइजिंग की, ड्राफ्टिंग की, या रीडिंग की। तो प्रिडिक्शन आपकी किसकी? रीडिंग की सब स्किल है। जब भी आप रीड करते हैं तो आप आगे से आगे चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी, यंग लर्नर विल एंजॉय अ प्ले इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे। किस तरीके से यंग लर्नर जो है वो लैंग्वेज के किसी प्ले में, अगर आप टेक्स्ट बुक के किसी प्ले को बोल रहे हैं तो किस तरीके से उसको एंजॉय करेंगे? टीचर को अगर वो प्ले को रीड करते हुए सुनेंगे तब एंजॉय करेंगे, इनेक्ट करेंगे खुद प्ले को तब करेंगे, गेट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट प्ले फ्रॉम टीचर, या फिर रीड द प्ले साइलेंटली। तो जब वो बच्चे खुद से इनेक्ट करेंगे प्ले को तब वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन, किस चीज़ पे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो जोर देती है? राइटिंग पे, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी पे, लैंग्वेज यूज़ पे, या फिर फॉर्म पे। तो हमेशा याद रखना, कम्युनिकेशन का मतलब ही ये है कि वो लैंग्वेज के यूज़ पे ज़्यादा जोर देती है, कि सबसे ज़्यादा भाषा को इस्तेमाल किया जाए, यूज़ किया जाए, ठीक है। चलिए अब वीडियो क्या होता है आपका? एक ऑडियो ऐड है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सबको ही पता है ये तो कि ऑडियो विजुअल ऐड है, जिसके अंदर आप ऑडियो भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो किस चीज़ को एम्फेसाइज करता है? ऑरल फ्लुएंसी को, कमांड ओवर स्पीच, यूज ऑफ मदर टंग, या फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है? यूज ऑफ मदर टंग होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है? हर चीज़ को आपको ट्रांसलेट करके दिया जाता है आपकी मदर टंग में, ठीक है। तो वो मदर टंग के यूज़ को एम्फेसाइज करता है। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटजीज ऑफ, स्कैनिंग और स्कीमिंग जो है वो किसकी स्ट्रेटजीज है? स्पीकिंग की है, थिंकिंग की है, रीडिंग की है, राइटिंग की है। तो ये सारी आपकी रैपिड रीडिंग का पार्ट होती है, स्कैनिंग, स्कीमिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ जाते हैं, BICS स्टैंड्स फॉर। BICS का मतलब क्या होता है? बेसिक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रेटजी, या फिर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, या फिर बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, या फिर बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कोर्स एंड सिलेबस। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल यानी आप दूसरों से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। गार्डनर की एक थ्योरी में हमने देखा था ना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी दूसरों से बिहेव करने का तरीका, और इंट्रापर्सनल मतलब खुद से, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आप दूसरों से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो आपकी स्किल कैसी है। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विद पिक्चर, पोएम एंड स्टोरी एंड एंड्स विद अल्फाबेट एट द एंड। विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी? देखो एक बुक है बच्चे की फर्स्ट क्लास की, उसमें सबसे पहले पिक्चर्स दे रखी है कुछ, उसके बाद में पोएम्स दे रखी है, उसके बाद में स्टोरीज दे रखी है, और लास्ट में अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ABCDEF। ज़्यादातर टाइम हमारा ये क्या हो गया, इसको हम कहते हैं आपका बॉटम अप अप्रोच, नहीं टॉप डाउन अप्रोच कहेंगे इसको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हम होल से पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ होता कि ABCD पहले दे रखी है, उसके बाद में स्टोरी दे रखी है, उसके बाद में सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसके बाद में कुछ चीज़ दे रही है, यहाँ क्या है, सबसे पहले हम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, कम से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर ज़्यादा सिखा रहे हैं बच्चे को। यहाँ पे पहले सारी चीज़ें दे रखी है, ओवरऑल स्टोरी आपको पता है, और उसके बाद में कुछ चीज़ें अगर आपको दे रखी है, जैसे ABCD लास्ट में दे रखी है, तो उसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है। यही अगर उल्टा होता तो हम इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम नहीं है ये, इक्लेक्टिक अप्रोच भी ये नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 52 रेमेडियल टीचिंग फॉर। रेमेडियल टीचिंग किस लिए होती है? रेमेडियल टीचिंग से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, ठीक है। द टीचर टू टीच बेटर
इंप्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, द लर्नर टू लर्न बेटर, या द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इंप्रूव हिज टीचिंग। बिल्कुल ठीक बात है, लर्नर अच्छे से सीख पाएगा जब हम रेमेडियल देंगे, और टीचर को भी पता होगा कि उसको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है अपनी टीचिंग में। While checking the notebook, the teacher observed that a child has repeatedly made some error in writing such as reverse, B को D लिखा हुआ है, M को W लिखा हुआ है, ठीक है। द चाइल्ड इज शोइंग द साइन ऑफ, किस चीज़ का वो कर रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस है, या लर्निंग स्टाइल है। स्टाइल कैसे हो सकता है बच्चे का कि वो बी को डी लिख दे। देखो जब भी ऐसे कोई बात आती है तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। और अगर बच्चा बी को डी लिख रहा है, 6 को 9 लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम कहेंगे डिसग्राफिया, वो लिखने में गलती कर रहा है। और अगर वो ऐसा पढ़ रहा है तो हम कहेंगे उसको डिसलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होती है? मॉर्फीम क्या होती है? यूनिट ऑफ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग। एक यूनिट होती है जिसको आप तोड़ सकते हैं न्यू मीनिंग में, या फिर एक फ्रेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, या फिर एक वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। बिल्कुल ठीक बात है, मीनिंग की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको कि और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि CAT कैट हो गया, RAT रैट हो गया, तो अगर मैं इसको तोड़ देती हूँ, C अलग कर देती हूँ, AT अलग कर देती हूँ, तो क्या होगा? इनका कोई मीनिंग नहीं बचेगा। ये सबसे छोटी वो आपकी यूनिट है, ठीक है। फिर आता है विच इज़ अ लेक्सिकल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड कौन सा है इनमें से? वेदर है, प्रिंसिपल है, इफ़ है, या सम है। तो जैसा कि मैंने बताया लेक्सिकल वर्ड वो होता है जो अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखता है। तो इसमें एक ऐसा वर्ड है प्रिंसिपल जो कि लेक्सिकल वर्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। भाषा को सीखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? कि आपके आसपास में भाषा जो है वो बिखरी रहे, ठीक है। आपके आसपास में एनवायरनमेंट जो है वो इतना रिच हो भाषा को सीखने के लिए। तो इसमें क्या है? पिक्चर पोस्टर गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्सन्स एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल ठीक बात है। एंकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम्स, पोस्टर्स, स्टोरी एटसेट्रा। ये भी ठीक बात है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रेलिवेंट मटीरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स और स्टोरीज। ये भी ठीक बात है। When the material is posted on wall, it should not be removed for the whole session. ये गलत बात है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के बारे में कि एक बार जो मटेरियल आपने दीवार पे चिपका दिया स्कूल की या कहीं पर भी, जब आपको जहाँ पे ये एक भाषा का एनवायरनमेंट आपको देना है, वो होल सेशन के लिए उतरेगा नहीं। ये गलत बात है। हम ओकेशन वाइज भी जो मटेरियल होता है वो चेंज करते हैं। जैसे कि आपके स्कूल्स में आपने देखा होगा जब भी कोई स्पेशल डे होता है तो उसके हिसाब से आपके पोस्टर्स और वो सब लगाए जाते हैं, तो बच्चा उससे सीखता है, ठीक है, देख करके सीखता है। उसको कहते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स, रियलिया आपने सुना होगा एक तरीके का लैंग्वेज को सिखाने का टूल है। तो वो क्या है, उसको किस तरीके से, मतलब क्लास में उसको यूज़ करने से क्या होता है? रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट फ्रॉम द लर्नर, रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, या फिर रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड। बिल्कुल ठीक बात है। रियल ऑब्जेक्ट्स को हम टीचिंग एड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ए फॉर एप्पल सिखाना है बच्चे को तो आपने एप्पल दिखा दिया, ठीक है। किसी और चीज़ के बारे में सिखाना है, आपने वो चीज़ दिखा दी। तो रियल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके आपको टीचिंग एड की तरह अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं रियलिया, ठीक है। डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नॉन एज, डिप्थोंग्स क्या होते हैं? ग्लाइड वॉवल होते हैं, वॉवल विद वीक साउंड होते हैं, सेमी वॉवल या प्रोल वॉवल। तो मैंने पहले भी बताया आपको, डिप्थोंग्स का मतलब होता है ग्लाइड वॉवल, ठीक है, यानी कि दो वॉवल्स का साथ मिल करके जाना। डिप्थोंग, सॉइल, ऑयल, ये सब होते हैं आपके डिप्थोंग। कॉइन, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिटरेचर की फॉर्म नहीं है? ट्रेवलर, वन एक्ट प्ले, डिक्शनरी, या फिर मेमोर। तो ये सारी ही एक तरीके से आपकी लिटरेचर की फॉर्म होती है, बट डिक्शनरी जो होता है ना आपका, वो कोई लिटरेचर की फॉर्म नहीं है, ठीक है। वो हम सिर्फ मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। ऑरल टेस्टिंग, टर्म एंड असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, या पोर्टफोलियो। तो देखो मैंने जब आपको बताया था कि जब भी एंड की बात आ जाती है, टर्म एंड की बात आ जाती है, सेशन के एंड की बात आ जाती है, तो वो हमेशा समेटिव होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी फॉर्मेटिव में आ जाती है, बट टर्म एंड असेसमेंट जो है फॉर्मेटिव में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अप्रोच मेक्स यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन टू टीच लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा कौन सा मेथड है जो कि रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको, मतलब यूज़ ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन टू टीच लैंग्वेज, ठीक है, जो रियल लाइफ सिचुएशन को यूज़ करता है लैंग्वेज को टीच करने के लिए। स्ट्रक्चरल मेथड है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, डायरेक्ट मेथड है, ऑडियो लिंग्वल मेथड है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेटिव अप्रोच होगी, जो कि रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ में आपको जोड़ करके और किसी भी लैंग्वेज को सिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पहुँच जाते हैं 62 पे। लैंग्वेज लर्निंग इज़ रिलेटेड टू,
लैंग्वेज लर्निंग जो है आपकी वो क्या है, एक नॉलेज कहेंगे हम उसे, स्किल कहेंगे, पावर कहेंगे या कॉपिंग कहेंगे। तो देखो लैंग्वेज लर्निंग एक स्किल है एक तरीके की, क्योंकि देखो भाषा तो सबको आती है लेकिन उसको एप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करना एक तरीके का स्किल है। सुनते तो सब हैं लेकिन फिर भी लिसनिंग एक स्किल है, ठीक है। लिखते तो सब हैं पर फिर भी रीडिंग क्या है, एक स्किल है। उसको अच्छी तरीके से लिखना उसको हम स्किल कहते हैं, कौशल कहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, किससे रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, ठीक है। A teacher gives a puzzle to her class 8th student and asks them to solve it by speaking out how they solve it. What is this strategy known as? एक टीचर ने पजल दिया बच्चे को और उसको कहा कि उसको बोल के उसको सॉल्व करना है। उस स्ट्रेटेजी को क्या कहा जाता है, पिक्चर रीडिंग कहते हैं, लिसनिंग कहते हैं, स्पीकिंग अलाउड कहते हैं या फिर थिंक अलाउड प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल इसका आंसर है। और अब आप पूछेंगे थिंक अलाउड प्रोटोकॉल होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आप जानना चाह रहे हैं कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। थिंक अलाउड मतलब जोर से सोचना। अगर एक बच्चा आपके सामने एक पजल सॉल्व कर रहा है तो आप जानना चाहते हैं कि वो उसको सॉल्व करते टाइम क्या सोच रहा है, इसलिए आप उसको बोल रहे हैं कि जोर से बोल करके सॉल्व करो, ठीक है। तो ये होता है थिंक अलाउड प्रोटोकॉल आपका, जब आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला जो स्पीकर है वो क्या सोच करके इस काम को कर रहा है, ठीक है। फिर आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिमूव पीपल्स वीकनेस, टू सॉल्व एजुकेशन डिफिकल्टीज एंड फ्लॉज, टू डेवलप गुड हैबिट या फिर नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक बात है। एजुकेशन डिफिकल्टीज और जो फ्लॉज होते हैं उसको ही हमें डील करने के लिए, सॉल्व करने के लिए रेमेडियल टीचिंग देनी होती है, ठीक है। 65 इन रीडिंग स्कैनिंग मीन्स। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, क्विक सर्वे ऑफ टेक्स्ट, एग्जामिन एवरीथिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली, प्रेडिक्टिंग द टेक्स्ट या फिर कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो स्कैनिंग का मतलब होता है क्विक सर्वे लेना किसी टेक्स्ट का, ठीक है। कोई भी आपके सामने बड़ा सा वो है तो फटाफट से आपने उसको देख लिया, माइन्यूटली क्लोजली उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। स्कैनिंग का मतलब होता है फटाफट से पढ़ लिया आपने उसको। Remedial teaching as part of formative assessment means teaching beyond the textbook, diagnostic and addressing gap in learner, teaching for gifted students या फिर extra coaching by parents। इसमें जब भी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के उसमें पार्ट में रेमेडियल टीचिंग को करते हैं, इसका मतलब क्या है, डायग्नोस करना बच्चे को और उसके गैप्स को एड्रेस करना, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट में जाते जाते आप उसको रेमेडी दे सकते हैं। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू। रेमेडियल टीचिंग देने का पर्पस क्या होता है, इंट्रोड्यूस न्यू कंटेंट, टेस्ट रिसेंटली टॉट कंटेंट या फिर टीच अगेन द टॉपिक ऑलरेडी टॉट या फिर टीच अगेन द टॉपिक नॉट प्रॉपरली लर्न। बिल्कुल ठीक बात है, उस टॉपिक को फिर से पढ़ाना जो बच्चा ठीक से नहीं समझ पाया है उसको कहा जाता है लैंग्वेज टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। फिर है अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन इन द क्लास, दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज। असेसमेंट का सवाल है ये, इसमें पूछा गया कि एक बच्चे को टीचर ने कहा है स्टूडेंट्स को कि वो अपने क्लासमेट्स को असेस करे, तो उसको क्या कहेंगे, ग्रुप असेसमेंट कहेंगे, इंडिविजुअल असेसमेंट कहेंगे, पीयर असेसमेंट कहेंगे या सेल्फ असेसमेंट। तो जब भी आपको अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को असेस करना होता है तो उसको हम कहते हैं पीयर असेसमेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। किस बिहेवियर को आप कहेंगे कि बच्चे के अंदर एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो अब्यूजिव बिहेव करेगा उसको कहेंगे, लो अटेंशन स्पेन होगा और हाई फिजिकल एक्टिविटी होगी, या फिर फ्रीक्वेंट मूड स्विंग होंगे बच्चे के अंदर में, या फिर राइटिंग बी एज डी, वॉज एज सो, 21 एज 12, ठीक है। जब भी बच्चा बी को डी लिखे, वॉज को सो लिखे, 21 को 12 लिखे, इसका मतलब उसके अंदर एक डिसेबिलिटी है जिसको कि आप क्या कहेंगे, डिसग्राफिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिया अ टीचर ऑफ क्लास 3rd इज प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम इन हर इंस्ट्रक्शन एंड द लर्नर्स आर डूइंग एग्जैक्टली एज शी इज टेलिंग देम टू डू, व्हाट इज शी प्रैक्टिसिंग। एक टीचर है जो भी लैंग्वेज को प्रेजेंट कर रही है इंस्ट्रक्शंस के साथ, बच्चों को कह रही है कि आप एग्जैक्टली ऐसा करो, उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड कहेंगे हम इसको, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहेंगे, डायरेक्ट मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसको कहा जाता है इंग्लिश में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे कि एक टीचर जब बच्चे को सिखाती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब अपनी सारी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके, और बच्चों को भी वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक बात है। इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न,
इंग्लिश फोनीम्स आर अनस्ट्रक्चर्ड या फिर इंग्लिश एज ए वास्ट वोकेबलरी। इन्होंने पूछा है कि क्या एक ऐसी आफत आ रखी है इंग्लिश को सीखने में, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बच्चे के पास में बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो क्लासरूम के बाहर भी इंग्लिश को सीख सके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में उसको इंग्लिश सीखने के लिए मिलती है, बाहर कहीं पर नहीं मिलती है उसको, ठीक है। अब फोनीम क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या होगा, अ वॉवल साउंड होगा, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, अ डिप्थोंग या फिर अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड। याद रखना हमेशा फोनीम का मतलब होता है सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। साउंड फ़ोन में आता है और फ़ोन से आप इसको याद रखेंगे कि यूनिट होती है साउंड की, उसको हम कहते हैं फोनीम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। लिटरेचर की फॉर्म इनमें से कौन सी नहीं है, मिथ एंड लीजेंड्स, तो ये तो होती है लिटरेचर की फॉर्म, ठीक है। हीरोज़ की स्टोरी ये भी होती है, पिक्चर बुक्स भी होती है, बट थिजॉरस जो होती है वो आपकी लिटरेचर का फॉर्म नहीं होती है। अब आप ये कहेंगे थिजॉरस क्या बला है, तो ये कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, डिक्शनरी को ही कहा जाता है थिजॉरस, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिटरेचर की फॉर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। जब आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं तो उसका बेस क्या है, सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर टेक्स्ट बुक टेस्ट। तो देखिए हमेशा याद रखना, आप अच्छी रेमेडी तभी दे पाएंगे जब आपने अच्छे से डायग्नोज किया हो। एक डॉक्टर आपको सही दवाई तभी दे पाएगा जब उसने आपको अच्छे से डायग्नोज किया हो, आपकी बीमारी के बारे में पता लगाया हो। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आपका अच्छे से हुआ है तब आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है और आप उसको अच्छे तरीके से रेमेडी दे पाएंगे। तो बेस क्या हो गया, सही तरीके से डायग्नोज करना, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू आर ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। जो ट्रेडिशनल पेन पेपर तरीके से हम उसको नहीं माप सकते हैं वो लैंग्वेज कौन सी होगी, रीडिंग एंड लिसनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग या राइटिंग एंड स्पीकिंग। देखो लिसनिंग और स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर से नहीं मापी जा सकती। रीडिंग और लिसनिंग, रीडिंग में क्या होगा, पेन पेपर से मापा जा सकता है, रीडिंग एंड स्पीकिंग भी मापा जा सकता है, राइटिंग एंड लिसनिंग भी मापा जा सकता है, बट लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो होगी वो पेन पेपर से असेस नहीं की जा सकती है। आप सुनते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं वो आपका ऑरली टेस्ट किया जा सकता है, पेन पेपर से नहीं नापा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, वन ऑफ द टेक्स ऑफ द स्टूडेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज टू। क्या रहता है आपका, सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द लर्नर के पेरेंट को भेज देना, ठीक है। प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम टू द लर्नर, डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड ऑफ द लर्नर या फिर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर। क्या करना है आपको, लर्नर के सोशल बैकग्राउंड से अचार डालेंगे आप कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम, बच्चे के लिए क्या करना है आपको, सुटेबल क्लासरूम आपको बच्चे को देना है। बोल बोल के मेरी ना टंग स्लिप होने लग गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको एक एनवायरनमेंट देना है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है बच्चे के लिए जिसमें कि वो कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। इंग्लिश इज नॉन एज डैश ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या इंग्लिश को माना जाता है, नेशनल लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रैंका या फिर सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश को क्या कहा जाता है, लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है। ये अपने वर्ड भी मतलब एक थोड़ा नया सा होगा। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, जैसे कि आप कहीं भी गए हैं, जैसे मैं यहाँ हूँ, फिलहाल मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं फिलहाल जो हूँ मैं आसाम में हूँ, ठीक है। मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा से। अब क्या है, मुझे यहाँ मान लीजिए मुझे एसएमएस नहीं आती है, ठीक है, और जिस बंदे से मैं बात कर रही हूँ उसको हिंदी नहीं आती है, तो हम आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे, इंग्लिश उसको भी आती है, इंग्लिश मुझे भी आती है। तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हम आपस में नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक कॉमन लैंग्वेज जानते हैं जो कि इंग्लिश है। तो इंग्लिश एक इस तरीके की लैंग्वेज है जो दो नेटिव स्पीकर्स को एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। जब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश उनको हेल्प करती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ज़्यादातर सब जगह बोली जाती है, समझी जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है। अ लैंग्वेज दैट इज अडॉप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स whose नेटिव लैंग्वेज आर डिफरेंट, ठीक है। एक कॉमन लैंग्वेज है उन स्पीकर्स के बीच में इंग्लिश जिनकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि कोई मुझसे हिंदी में, मैं किसी से हिंदी में बात कर सकती हूँ और कोई मुझसे एसएमएस में बात करना चाहता है, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। द अल्फाबेटिक मेथड, द फोनिक मेथड, द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विद। किससे रिलेटेड है ये सारे के सारे मेथड, लिसनिंग से, स्पीकिंग से, रीडिंग से, राइटिंग से। तो ये सारे के सारे मेथड आपके
रीडिंग से रिलेटेड है, अल्फ़ाबेटिक मेथड, फोनिक मेथड, वर्ड मेथड और सेंटेंस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर मोटिवेशन इज। देखो मोटिवेशन से एक क्वेश्चन है आपका, ये जो भाषा में भी कई बार दे दिया जाता है, बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखना चाहता है अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छी इंग्लिश सीख लेता हूँ ताकि मुझे एक अच्छी कंपनी में या अच्छे स्कूल में नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो मोटिवेशन कैसा है आपका, ऐसे ट्रिक है, एक एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है या फिर एग्जॉटिक है। तो इसमें आपका मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक है, मतलब कि बाहरी मोटिवेशन है, बाहरी किसी पर्पज़ के लिए आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। इंट्रिंसिक कब होगा, तब होगा जब आप कहेंगे मैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए सीखना चाहता हूँ, मुझे मज़ा आता है सीखने में, तब वो इंट्रिंसिक होगा। ठीक है, 80th question, a teacher prepare a worksheet and remove every 7th word from the text. Then she asked the learner to read the text. After that, they were asked to complete the worksheet with missing words. The task given on the worksheet is, एक टीचर ने एक वर्कशीट दी और उसमें से every 7th वर्ड को हटा दिया है और बच्चों को उसको कंप्लीट करने के लिए कहा गया। ये किस तरीके का टेस्ट होता है आपका? ठीक है, ये ओपन टेस्ट है, क्लॉज टेस्ट है, या फिर आपका राइटिंग टेस्ट टास्क है, या फिर आपका स्पीकिंग टास्क है। तो देखो याद रखना हमेशा ये आपका क्लॉज टेस्ट होता है। मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरीके का टेस्ट होगा जिसके अंदर बीच बीच में आपके ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, क्लॉज टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर, प्रोडक्टिव स्किल कौन सी होती है लैंग्वेज की, लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग या फिर स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो देखो रीडिंग और राइटिंग नहीं हो सकता है, लिसनिंग एंड राइटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि लिसनिंग क्या है आपकी रिसेप्टिव स्किल है। ठीक है, स्पीकिंग क्या होती है आपकी प्रोडक्टिव होती है, तो स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ही आपकी क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। स्पीक करके हम लोग बोल करके प्रोड्यूस करते हैं और राइटिंग करके हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वी यूज़ रियल ऑब्जेक्ट टू टीच यंग लर्नर्स न्यू वर्ड्स बिकॉज, हम रियल ऑब्जेक्ट्स को क्यों यूज़ करते हैं, जिसको हम रियलिया कहते हैं। ठीक है, यंग लर्नर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो आती है उसको आप वो कैपेबल नहीं है उसको देने के लिए। या फिर इट हेल्प्स लर्नर टू एसोसिएट वर्ड विद द ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ, इट हेल्प इन टीचिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड, या फिर उनको वोकैबुलरी टीच करने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि ये बच्चे को हेल्प करता है, उन वर्ड्स को एसोसिएट करता है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो रियल लाइफ में वो देखता है, जिससे कि वो बहुत अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, तो वो रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ में एसोसिएट करके आप उसको अच्छे से सिखा सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज, अल्फ़ाबेटिक मेथड के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस मेथड का प्रोसीजर क्या होता है, लेटर, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस और पैराग्राफ, लेटर, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ, या फिर लेटर, वर्ड, फ्रेज और पैराग्राफ। तो देखिए अल्फ़ाबेटिक मेथड में सबसे पहले आते हैं लेटर्स, फिर आते हैं वर्ड्स, फिर आते हैं फ्रेजेस, फिर आते हैं आपका सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका रहता है LWPS। याद रखना है आपको, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। ठीक है, कंटेंट वर्ड कौन से होते हैं, फंक्शन वर्ड, लेक्सिकल वर्ड, एम्प्टी वर्ड या ग्रामेटिकल वर्ड। तो लेक्सिकल वर्ड जो होते हैं जिनका अपना एक मीनिंग रहता है वो होते हैं आपके कंटेंट वर्ड। फंक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, उनको कहते हैं फंक्शनल वर्ड। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेसिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो बार पूछा गया घुमा करके, स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन या फिर आपका मल्टीलिंगुअल अप्रोच या फिर एन इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट या फिर स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, लैंग्वेज को सिखाने की एक और शर्त क्या होती है आपकी कि इनपुट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या है, इनपुट रिच एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि आपके एनवायरनमेंट में आसपास में भाषा जो है वो सीखने के लिए मिले बच्चे को। ठीक है, 86 नंबर क्लॉज मीन्स, क्लॉज मैंने आपको पहले भी बताया, असेसिंग है, फिनिशिंग है, मिसिंग पार्ट है या क्लॉज है। तो क्लॉज का मतलब होता है मिसिंग पार्ट किसी भी पैराग्राफ में से। बाइलिंगुअल मेथड वाज सजेस्टेड बाय, बाइलिंगुअल मेथड जो किसने सजेस्ट किया था, डॉटसन ने, स्मिथ ने, हर्बर्ट ने या रेडसन ने। तो डॉटसन ने आपका बाइलिंगुअल मेथड जो है वो सजेस्ट किया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है जो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन को एक दूसरे से अलग करता है, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज,
असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक्स ऑफ लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल ठीक बात है, लैंग्वेज का एनवायरनमेंट जो होता है वही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है लैंग्वेज लर्निंग में और लैंग्वेज एक्विजिशन में। एक्विजिशन में क्या करते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट से स्वाभाविक तरीके से सीख जाते हैं, और लर्निंग में आपको एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है लर्न करने के लिए भाषा को, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का फर्क है। द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, मेन एम क्या रहता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, एंकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश या फिर एम्फेसाइज द यूज ऑफ इंग्लिश एज अ लिबरल लैंग्वेज, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज या फिर प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू द लर्नर। मेन एम क्या रहता है, बच्चे को एंकरेज करना है कि वो स्पीक कर सकें नेटिव लाइक नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश या फिर प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू लर्नर। मेन एम वैसे रहता है आपका कि एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी जो है वो लर्नर के आनी चाहिए, ये आपका क्या रहता है, मेन एम रहता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, CLT का। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में क्या चीज़ ठीक नहीं है। ऑल द 4 स्किल आर इक्वली ट्रीटेड, ठीक बात है ये तो, ठीक है। द टीचर इज अ फैसिलिटेटर, टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, सिचुएशंस क्रिएट करता है जिससे कि बच्चा कम्युनिकेट करे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, सॉरी। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द लर्नर, बिल्कुल ठीक बात है। मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू मदर टंग, बिल्कुल ही झूठ बात है ये तो, कि कम्युनिकेटिव अप्रोच में मदर टंग पे ज़्यादा जोर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो लैंग्वेज आपको सिखानी है उसको आप एनवायरनमेंट देते हैं, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गलत है वही सही है। रेमेडियल टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिकॉज, रेमेडियल टीचिंग क्यों यूजफुल है, इट स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन टीचिंग ग्रामर, सबसे ज़्यादा ग्रामर पे जोर देती है, या फिर इट फिल्स अ गैप दैट हैव क्रिप्ट इनटू स्टूडेंट्स लर्निंग, बिल्कुल ठीक बात है, ये क्या करती है, उन गैप्स को फिल करती है जो बच्चे की लर्निंग में रह गए हैं, ठीक है। 92 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, बच्चे को प्राइमरी लेवल पे नॉट ट्रू वाइल टीचिंग द लर्नर इन देयर मदर टंग, बच्चे को प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, इनमें से क्या चीज़ सही नहीं है। इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी है, या फिर ये बच्चे की लर्निंग, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इज लर्निंग ए नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, जब आप मदर टंग में बात करेंगे तो बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखेगा। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि उसकी जो भाषा है उसको भी यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। इट मेक्स लर्निंग ईजी, लर्निंग को भी वो ईजी बनाएगा, बट बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहीं से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, ये बात जो है वो सही नहीं है, ठीक है। 93 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर, इनमें से कौन सा एक टीचिंग ग्रामर को टीच करने का एक ऑब्जेक्टिव है कि टू इनेबल स्टूडेंट टू एसिमिलेट विदाउट रोट मेमोराइजेशन, बच्चे को इस लायक बना देना कि वो बिना रटे चीज़ों को सीख सके, एसिमिलेट कर सके। टू डेवलप स्टूडेंट इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये बात भी ठीक है। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडिया करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, बच्चा जो अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, लिख सके और बोल सके, तो ये सारे ही जो हैं ग्रामर को पढ़ाने के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर। एंड इंटोनेशन में नॉट बी अ डैश टोन, इंटोनेशन क्या होता है, आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव आना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा उसका एक पार्ट नहीं है, लाउडनेस नहीं है, स्लाइडिंग, राइजिंग या फॉलिंग। देखो लाउड होना, कहीं पर आपको ज़ोर से बोलना है, ठीक है, तो आपको लाउड होना पड़ता है, कहीं पर आपकी जो आवाज़ है वो धीरे आती है, फॉलिंग भी होता है, बट स्लाइडिंग कहीं भी कोई पार्ट नहीं होता है इंटोनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की टेक्निक कौन सी नहीं है, ऑरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, अचीवमेंट टेस्ट, तीनों ही आपकी इवैल्यूएशन की टेक्निक है, बट इमिटेशन जो है वो कोई टेक्निक नहीं होती है इवैल्यूएशन की। अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएशन इन द रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, सिंस शी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज शी फेसेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम शी शुड। देखो एक टीचर है, आप में से कोई, भगवान करे आप लग जाए राजस्थान में जाकर के, प्राइमरी स्कूल में उसको एक रिमोट एरिया में भेज दिया गया राजस्थान में, वहाँ की लैंग्वेज को नहीं जानती है, तो उसको क्या करना चाहिए, फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, भाई वहाँ की टेक्स्ट बुक पे फोकस करना चाहिए जो कि एक स्टैंडर्ड हिंदी का सोर्स हो सकती है। यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, एंकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी, उसको क्या करना चाहिए, कम्युनिटी को एंकरेज करना चाहिए कि तुम मेरी वाली सीख जाओ, ठीक है। ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया, और आप ये कहेंगे भैया मैं तो ऐसी जगह पोस्टिंग लूँगी जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग एरिया हो, ऐसा तो कोई नहीं करेगा मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत से रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करेंगे एक संसाधन की तरह, एक रिसोर्स की तरह, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, सीखेंगे, उसके साथ में आप
मतलब एक अपना एसिमिलेट करेंगे, ठीक है, अकोमोडेट करेंगे उसकी लैंग्वेज के साथ में। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइजिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन टीचिंग, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो एम्फेसाइज करता है लिसनिंग और स्पीकिंग को? नेचुरल अप्रोच का प्रिंसिपल, ऑरल का, प्रोपोर्शन का, या सिलेक्शन का? तो प्रोपोर्शन सिलेक्शन आप दोनों जानते हैं क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस यानी नेचुरली सीख जाना। बच्चा एक जिसमें कि ऑरल और ऑरल के बारे में बात की जाती है। इस ऑरल में ये वाला ऑरल लिसनिंग के लिए होता है, ये ऑरल स्पीकिंग के लिए होता है आपका, सॉरी ये वाला ऑरल आपका स्पीकिंग के लिए होता है, ये ऑरल आपका लिसनिंग के लिए होता है, ठीक है। और डी ऑरल और ऑरल दोनों इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों काउंट होते हैं। 98 नंबर क्या हो गया, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ। CLT में किस चीज़ के इंटरडिपेंडेंस पे आपका स्ट्रेस दिया जाता है? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, या फिर लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी? तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, दोनों इंटरडिपेंडेंट माने जाते हैं, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों, ठीक है। डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर, अगर आप डिक्टेशन करते हैं, बच्चों को डिक्टेशन सिखाते हैं, तो वो किस तरह क्या चीज़ में हेल्प नहीं करेगा? रीडिंग स्किल में हेल्प नहीं करेगा, स्पेलिंग में हेल्प नहीं करेगा, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में, या फिर कॉन्सेंट्रेशन में? देखो जब आप डिक्टेट करते हैं बच्चे को तो वो कॉन्सेंट्रेट करके सुनेगा उस चीज़ को, वरना लिख ही नहीं पाएगा, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आप वर्ड लिखिए डिक्शनरी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे मैंने कौन कौन से वर्ड्स बोले हैं, फिर उसके लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को अच्छा करेगा, बच्चा सुनेगा तभी तो लिखेगा ना डिक्टेशन में, उसकी स्पेलिंग को इम्प्रूव करेगा। मेन पर्पज़ ही होता है डिक्टेशन का कि उसकी स्पेलिंग अच्छी हो सके। तो यहाँ पे रीडिंग की तो कहीं बात ही नहीं आई है, तो ये आपका नहीं होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टीचिंग ग्रामर इज़ यूजफुल टू इम्प्रूव, ग्रामर को टीच करना क्या इम्प्रूव करता है? आपकी लिटरेसी, एक्यूरेसी, न्यूमरेसी या फ्लुएंसी? फ्लुएंसी मैंने आपको बताया हमेशा स्पीकिंग से रिलेटेड होगा, तो ये इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, एक्यूरेसी। जब भी बात आ जाती है आपकी ग्रामर के बारे में, तो ग्रामर किस लिए होता है, एक्यूरेसी के लिए होता है। आपने कितना एक्यूरेट लिखा है ये पता चलता है कि आपकी ग्रामर कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस हो गए पूरे, लेकिन हम करेंगे 101 बिल्कुल शगुन के, ठीक है। कम्युनिकेटिव अप्रोच लेज अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द डैश ऑफ लैंग्वेज रेदर देन डैश, ठीक है। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है वो किस पर एम्फेसिस करती है? तो वो यूज़ और फॉर्म पर, स्ट्रक्चर या मीनिंग और फॉर्म और यूज़, या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए कम्युनिकेटिव यूजिंग जो लेज अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो किस पे जोर देती है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे जोर देती है, रेदर देन उसकी फॉर्म से ज़्यादा, ठीक है, यूज़ पे जोर देती है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे को बोलने तो दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बोले, लेकिन वो यूज़ तो करे लैंग्वेज का, ठीक है। ये सबसे मेन आपका पर्पज़ रहता है। आज है मेरा फास्ट, फिर भी मैं 100 क्वेश्चंस आपकी कमिटमेंट जो है मैंने की है पूरी, और 101 आपके शगुन के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। और अच्छे से इस वीडियो को देखिए आप लोग, और अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाने में कंजूसी प्लीज़ मत करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ठीक है, जो ये गला दुखने लग गया है इसका कुछ तो मतलब बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।